ठीक है, स्टार्ट करते हैं एक नया बैच। ठीक है, इसके अंदर में स्टार्ट करेंगे नीट रिवीजन बैच है ये। ठीक, इसके अंदर हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के रिवीजन कोर्सेज लेकर के आए हैं। तो आज हम लेकर के आए हैं फिजिक्स। फिजिक्स में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड। इलेक्ट्रोस्टैटिक को दो हिस्से में बांट दिया है, एक कर दिया इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, एक कर दिया है पोटेंशियल। ठीक है, तो दो हिस्से में पढ़ेंगे जिससे कि तुम्हें चीजें आसान लगेंगी। ठीक, तो आज का जो एम है कि पहले हम इसके बारे में थोड़ा सा बेसिक जो कंसेप्ट है उसको रिवाइज कर लें और इसके ऊपर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस से इंस्पायर होकर के कुछ उस प्रकार के क्वेश्चन लगाना है जिससे कि हमारा प्रैक्टिस अच्छा हो जाए। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। क्या पढ़ा सबसे पहले हम लोग ने इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर? नाम के अंदर ही क्या था? इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रो मतलब चार्ज, स्टैटिक मतलब एड्रेस, ये बताया था ना। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है बताइए? ये प्रॉपर्टी होती है किसी भी मैटर की या मास की, और हमने वहां से सुना था कि कोई भी जो चार्ज होता है वो बिना मास के एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, लेकिन मास चार्ज के बिना एग्जिस्ट कर सकता है। उसकी कुछ प्रॉपर्टीज में से पढ़ा था कि चार्ज क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है। क्या होता है भाई? उसका नेचर क्या है? क्वांटाइज्ड है, वो फिक्स अमाउंट में ही रहेगा किसी एक फिक्स वॉल्यूम के अंदर। ऐसा यूनिट क्या होती है? कूलम होती है। ठीक, और इसकी जो मिनिमम यूनिट चार्ज की होती है, फिर ऐसे कह सकते हैं कि जो स्मॉलेस्ट चार्ज होता है वो क्या होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। इससे छोटा कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता। इसका मैग्नीट्यूड कितना होता है? 1.6 × -19 कूलम। शॉर्ट नोट बनाइए साथ साथ में। ठीक है, चार्ज किसी भी बॉडी पर वो क्या होता है? ये जो स्मॉलेस्ट चार्ज है उसके मल्टीपल में होता है बेटा। जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि टोटल चार्ज किसी बॉडी पर कितना है? 10 कूलम। तो मैं इस 10 कूलम को क्या कर सकता हूँ? n × e के फॉर्म में लिख सकता हूँ। यहाँ पर e क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब मैं अगर n की वैल्यू निकालना चाहूँ तो मैं निकाल सकता हूँ कितने इलेक्ट्रॉन होंगे जो मिलकर के 10 कूलम बना रहे होंगे। देखो इलेक्ट्रॉन बोल रहा हूँ वहां पर, लेकिन उससे डरना नहीं। वो नेचर इलेक्ट्रॉन और एक होता है प्रोटॉन। इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है। दो ही प्रकार के चार्ज होते हैं, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। तो दोनों के जो चार्ज की वैल्यू होती है 1.6 × -19 ही होती है, उसमें दोनों में अंतर नहीं होता, बस एक नेगेटिव होता है एक पॉजिटिव। तो n की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। टोटल चार्ज को डिवाइड किससे कर दोगे? 1.6 × 10⁻⁻⁻, तो तुम्हें क्या मिल जाएगी? अब देखो यूनिट क्या है? यूनिटलेस कैसे? ऊपर भी कूलम और नीचे भी कूलम, ये कट जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? इससे तुम्हें जो मिलेगा वैल्यू वो क्या मिलेगा भैया? तुम्हें मिल जाएगा एक्चुअल नंबर ऑफ कितने इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन मिलकर के टोटल 10 कूलम का चार्ज बनाएंगे। तो इससे एक फॉर्मूला बन जाता है कि भाई कोई भी टोटल चार्ज होगा वो स्मॉलेस्ट चार्ज के प्लस या माइनस इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर होगा। समझ में आया? चार्ज कंजर्व्ड होता है, इसको बनाया नहीं जा सकता है, इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर किया जा सकता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ऐसा नहीं है कि यूनिवर्स में आप चार्ज पैदा कर रहे हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी में सिर्फ ट्रांसफर कर रहे हो। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये कंजर्वेशन लॉ को भी फॉलो करता है। शॉर्ट नोट्स बनानी है आप लोगों को बड़े ध्यान से। नेक्स्ट कूलम्स लॉ, जैसे कि आप उसमें मैंने आपको लेक्चर पढ़ाया होगा, देखो बहुत डिटेलिंग करी होगी। आज देखो चार्ज में जितनी इंपॉर्टेंट चीजें थी उतनी ही आपको बताई, तो एक तरीके से आपको शॉर्ट नोट कैसे बननी चाहिए ये बता रहा हूँ। बिकॉज आप उस नॉलेज के बिना इसको डायरेक्टली नहीं पढ़ सकते हैं, उसको पढ़ने के बाद ये अच्छा लग रहा होगा। ठीक है, कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? एक्चुअली ये जो लॉ है ये एक्चुअली दो चार्जेस के बीच में लगने वाले जो फोर्स होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या कूलम्बियन फोर्स को डिफाइन करता है, उसके मैग्नीट्यूड को डिफाइन करता है कि कितना फोर्स लगता है किसी भी दो चार्ज के बीच में। मान लो हमने दो चार्जेस ले लिए, एक ले लिया Q1, एक क्या ले लिया Q2, तो इसके बीच में लगने वाले फोर्स का रिलेशन क्या होता है समझते हैं। अगर इनकी सेंटर से सेंटर डिस्टेंस कितनी है? मान लेते हैं R है। ठीक है, अभी मैं ये F1 F2 के बारे में बताऊंगा। ठीक, अभी से बात करते हैं कि रिलेशन क्या होता है, कैसे पता चलता है कि कितना फोर्स लग रहा है। ठीक, तो जो इसका फोर्स होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इसके प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस, जो भी आपके चार्जेस Q1 है और Q2 है, इनके बीच में निकालना है। तो हम क्या करेंगे? इनका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, इसके ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, और इनके बीच में दूरी है उसका स्क्वायर टाइम इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जब ये प्रोपोर्शनलिटी हटता है तो इक्वल टू में क्या जाता है बेटा? एक कांस्टेंट जो कहते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है? 1/4πε0। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ये नया फॉर्मूला क्या बन गया? F = K Q1 Q2/r²। उसके बाद क्या बन गया? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि ये जो एप्सिलॉन नॉट है, माफ करना, तो ये एप्सिलॉन नॉट है,
ठीक है, ठीक है, समझ में आ रहा है सबको? ठीक, इसके आगे देखिए, तो यहाँ से बेटा तुम्हारा फॉर्मूला याद कर लो। तुम्हें याद क्या करना है, शॉर्ट में पढ़ना है। ये की हो गया, कूलम्ब्स लॉ क्या होता है, काम कहाँ करता है, काम पता रहेगा तभी इस्तेमाल आएगा। ठीक है, ये चार्जेस के बीच का फोर्स निकालने के लिए काम आता है। इसकी वैल्यू कितनी होती है, k q1 q2 r स्क्वायर। k को कैसे डिफाइन करते हैं, 1/4। अब इसकी बात सुनो, अब ये तो हो गया सर, ये क्या एप्सिलॉन नॉट क्या है, तो बेटा एप्सिलॉन होता है परमिटिविटी। क्या होता है, परमिटिविटी। किससे बना, ये परमिशन, समझते हो? जैसे मान लो कि एयर है, ठीक है, तो दो चार्जेस अब एयर के बीच में रखे होते हैं ना, तो एयर किसी प्रकार का रोकथाम नहीं करता, वो कहता है भैया फ्री है, आप जा सकते हैं। ठीक है, कोई टैक्स नहीं लग रहा है, तो इसका फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। तो जब एयर के अंदर इसकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो हमारा जो एक्चुअल फॉर्मूला है वो एक्चुअल में k की वैल्यू क्या होती है पता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन। लेकिन एयर के अंदर एप्सिलॉन की वैल्यू किसके बराबर हो जाती है, एप्सिलॉन नॉट के बराबर। इसीलिए हमारे फॉर्मूले में क्या जाता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब किसी मीडियम में चले जाए, पानी में चले गए, है ना, पानी में देखो दिक्कत होती है, हम लोग को वॉक करने में दिक्कत आती है कि नहीं आती, बिकॉज वो अलाउ नहीं करता है ना, वो एडिशनल क्या करता है, हमें अपोजिशन। इसी प्रकार से दो फोर्स पानी के अंदर रख दिए, तो दो चार्ज पानी के अंदर रख दिए, तो उनके बीच में जो बल लग रहा है उसको भी दिक्कत हो रही है ना, क्योंकि परमिशन जितनी नहीं मिल रही। उसने कहा कि भाई हमारे यहाँ जाना है तो आपको परमिशन देनी पड़ेगी, और उसकी वैल्यू होगी एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। अब इसकी वैल्यू बेटा बदल जाती है, तो अब हमारा नया जो फॉर्मूला होता है वो ऐसा कुछ दिखता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो बाकी सारी चीजें सेम रहेंगी, उससे कोई मतलब नहीं है। अभी मैं इसको दोबारा पढ़ाऊंगा, ये मैंने इसी समय बता दिया। ठीक, अब इसका जो दूसरा पार्ट होता है, दूसरा, क्योंकि भाई देखो बल जो है, ये फोर्स जो है, ये क्या होता है, एक वेक्टर होता है। क्या होता है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। ठीक है, अब वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर में दिशा चाहिए, क्योंकि ये तो जो फॉर्मूला है इससे वैल्यू बताता है। क्या बताता है, वैल्यू। और वेक्टर क्या होता है, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन। तो डायरेक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, अब सिखाता हूं मैं तुमको डायरेक्शन। तो देखो यहाँ पर डायरेक्शन लिखना है, तो हम क्या कहते हैं, एक वेक्टर पढ़ाया था जिसको कहते हैं, क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। क्या कहते हैं, यूनिट वेक्टर। अरे भैया यूनिट वेक्टर क्या होता है, कहेंगे सर इसका मैग्नीट्यूड हमेशा 1 होता है, लेकिन ये डायरेक्शन इसके पास होती है, डायरेक्शन एग्जिस्ट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो इसका मतलब है कि ऐसा वेक्टर मिल जाए जिसको मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा मैग्नीट्यूड डिस्टर्ब भी ना हो, और लेकिन हमें डायरेक्शन दे करके चला जाए। तो ये क्या है, ये एक्चुअली वो है जो गाइड होता है, टूर गाइड। वो हमारे टूर का पार्ट नहीं है, हमारा पार्ट नहीं है, हमारी टीम का पार्ट नहीं है, लेकिन हमें गाइड कर रहा है, डायरेक्शन दिखा रहा है। तो वही हो गया यूनिट वेक्टर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हमारा ग्रुप कहाँ जाएगा कौन डिसाइड करेगा, यूनिट वेक्टर। ठीक, तो इसका मतलब है इसकी मदद से मैं इस नॉन वेक्टर क्वांटिटी को वेक्टर बना सकता हूँ। मतलब जो ये स्केलर वैल्यू है इसको मैं चाहूँ तो वेक्टर बना सकता हूँ। तो देखो कैसे बनाऊंगा, देखो। तो सबसे पहले सीखना पड़ेगा नोटेशंस। क्या सीखने पड़ेंगे, ठीक है। अब मैंने कहा फोर्स किस पे लग रहा है, ऑन Q1 ड्यू टू, क्या बोला मैंने, फोर्स ऑन Q1 ड्यू टू, कैसे लिखेंगे, F1, क्या लिखेंगे, F1 2। ठीक है, ये लिख लिया, ये बहुत जरूरी है। F12 मतलब किस पे लग रहा है, फोर्स 1 पर लग रहा है 2 के कारण। अब देखो यहीं से सिखाते हैं एक नई चीज। अब मैं लिख दिया R12। R12 का मतलब पता है कि आप 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, तो इसका क्या हो जाएगा, फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, अब यहाँ से दिक्कतें शुरू। तो मैं तुम्हें सीधे ले जाता हूँ अपने तुम्हारे गंतव्य पे, जहाँ तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि कैसे हम इसको सॉल्व करते हैं। तो बेटा देखो, मैंने कहा एक काम कर दो कि दोनों क्या हैं, आपके निगेटिव चार्ज हैं, तो निगेटिव निगेटिव को पसंद करेगा, नहीं करेगा। ये कहेगा भैया तुम दूर जाओ, ये कहेगा, ये इसको कहेगा तुम भी दूर जाओ, है ना। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये भी इसको पसंद नहीं करेगा। तो यहां समझ में आया, लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। ये कहेगा अरे तुम तो निगेटिव, आ जाओ मेरे पास, निगेटिव कहेगा पॉजिटिव को, तुम भी आ जाओ मेरे पास, है ना। ये क्या है, ये एक दूसरे को पसंद करते हैं, अनलाइक चार्ज पसंद करते हैं और लाइक चार्ज पसंद नहीं करते हैं। अब बात करते हैं वेक्टर फॉर्म में पोजीशन वेक्टर का क्या महत्व है, ये भी सीख लेते हैं, बहुत जरूरी है ये सीखना।
ठीक है। तो मुझे एक और यहाँ स्लाइड चाहिए होगी और मैं बेटा यहाँ पढ़ाऊंगा, फिर मैं ये आपको बाकी चीजें भी पढ़ाऊंगा जो लिखी हुई। तो यहाँ पर देखो पोजीशन वेक्टर क्या काम होता है। ये सर एक ऐसा वेक्टर होता है जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट को किसी भी कार्टेशियन प्लेन के अंदर ढूंढ सकता है, पोजीशन लोकेट कर सकता है। मैंने कहा यार यहाँ पर एक चार्ज है Q1, वो ओरिजिन से किसी एक दिशा पर है, उसकी दूरी r1 है, उसकी दिशा को हमने r1 वेक्टर बना दिया। एक चार्ज Q2 है, वो आपके ओरिजिन से r2 दूरी पर है और उसकी दिशा को हमने r2 वेक्टर बना दिया। दूरी और दिशा जोड़ देंगे तो वेक्टर बन जाएगा। अब जो बल लगेगा वो इनके बीच में लगेगा ना बेटा, इसी रेखा पर लगेगा। सबसे जो करीबी दूरी होगी उसी में लगेगा, और कहीं लग सकता है क्या? नहीं लग सकता है। तो मैंने कहा भैया अगर ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या करेगा? Q1 कहेगा तुम जाओ दूर। तो मैं कैसे नोटेशन क्या सिखाया मैंने? Q1 बल लगा रहा है Q2 पर, तो 2 1 फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। Q2 Q1 पे लगा रहा है, इधर होगा, ये भी कहेगा दूर जाओ। इसका नाम क्या पड़ेगा? F12 किसके पर? फोर्स ऑन 1 ड्यू टू। समझ में आया कुछ? ठीक। अब सिखाते हैं पोजीशन वेक्टर कैसे यूज होता है। तो मैंने कहा कौन कहां से कहां गया। अगर Q1 से Q2 गए, बल लगाते समय Q1 से Q2 गए, तो आपकी दिशा क्या होगी? 1 से 2, 1 से 2 की दिशा ये नाम कैसे पड़ेगा? R12 है ना, क्या नाम पड़ेगा? और अगर 2 से 1 आए, Q2 से Q1, तो नाम क्या पड़ेगा? R2। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब मेरी बात सुनो, इस वेक्टर का अगर यूनिट वेक्टर बना देंगे तो दिशा ही आएगी, इसका मैग्नीट्यूड नहीं आएगा। सुनना ध्यान से बेटा, अभी देखते हैं ना, तुम लोग ही बताओगे आंसर। तो मैंने कहा अगर वेक्टर में लिखेंगे तो पहले तो हम चुपचाप लिख लेंगे स्केलर की वैल्यू, इनके बीच की दूरी को मान लेते हैं r। हम क्या मान लेते हैं? r। तो इसका मतलब क्लियर हो गया यार, Q1 से Q2 जाए, Q2 से Q1 आए, बात तो एक ही है। तो R12 वेक्टर का अगर हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे और R21 का मैग्नीट्यूड निकालेंगे, मतलब दूरी निकाल रहे हैं, दूरी में दिशा होती है? नहीं। ठीक। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? R। हमने R मान लिया। ठीक, सही जा रहा हूं ना मैं? तो देखिएगा बेटा, तो यहाँ पर मैंने कहा कि ये तो स्केलर आपने सिखाया था सर कि अब यहाँ लिखो नाम पहले कौन सा फोर्स है। तो मैंने कहा कि F21 वेक्टर है, मतलब 2 पर बल लगा रहा है 1, तो दिशा भी वही होनी चाहिए। ठीक। तो मैंने कहा यहाँ लिखूंगा तो कौन सी दिशा आ रही है? R12 की आ रही है कि नहीं आ रही है? हमें सिर्फ R12 की दिशा चाहिए, उसकी वैल्यू से हमको कोई मतलब नहीं है। तो हमने क्या कर दिया? R12 वेक्टर का नाम लिखा, जिससे कि मुझे ये ज्ञात हो गया कि दिशा कौन सी है, और साथ साथ में मैंने उसके ऊपर टोपी पहना दी। टोपी पहना दी मतलब उसको बेवकूफ बना दिया, ये कह दिया भाई तेरा मैग्नीट्यूड नहीं चाहिए, जा तेरे सिर्फ डायरेक्शन चाहिए। और मेरा क्या बन गया? इससे मेरा जो मैग्नीट्यूड है वो एज इट इज रहा और मुझे डायरेक्शन मिल गई। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन m प्लस d मुझे क्या देता है? v। v माने वेक्टर। क्या सीखे? सीखे? तो इसका मतलब है अगर लेकिन किसी ने कह दिया नहीं मेरे को वेक्टर चाहिए, लड़ गए, कह रहे नहीं चाहिए तो वेक्टर ही। और एक और दिक्कत है, तुम्हारा यहाँ 21 और 12 नहीं चाहिए, दोनों सेम करके दिखाओ। मैंने कहा कोई नहीं यार, तुम क्यों परेशान हो रहे हो? क्यों परेशान होना है? इतनी टेंशन लेके कौन जिंदगी जीता है? देखो मैंने कहा यार R12 को उल्टा करोगे तो क्या मिलेगा? R21। कैसे देखा मैंने कहा ये एरो इधर से जा रहा है, ये इधर जा रहा है, इस पे अगर माइनस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये फिर से घूम जाएगा। उधर से भागते हुए आ रहा था, एक झपड़ हमारा निगेटिव हो गया, घूम के वापस आने लगा। तो इसका मतलब है, सिखाया था निगेटिव वेक्टर, याद आ रहा है? बेसिक में पढ़ाया था। तो अगर आप किसी वेक्टर को दूसरे वेक्टर के मतलब उसी के विपरीत के फॉर्म में लिखना चाहते हैं तो आगे एक माइनस लगा दीजिए। वो माइनस साइन का मतलब है वो पहले से बता रहा है कि पुराने वाले के उल्टा है। तो इसका मतलब मैं यहाँ लिख सकता हूँ माइनस ऑफ R12 क्या होता है? R21। ठीक है। अब ये भी खुश हो गए भाई साहब, कह रहे हाँ 2 1 मैच कर गया, चलो एक प्रॉब्लम सॉल्व हुई। तब से फिर लड़ने आ गए। हमने कहा अब क्या हो गया? कह रहे ये टोपी नहीं हटी हुई, मेरे को वेक्टर चाहिए। तो मैंने कहा ठीक है, एक फॉर्मूला लिख लो तुम। और मैंने कहा किसी भी टोपी वाले को अगर टोपी हटानी है तो क्या करोगे? उसके वेक्टर से उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर दो। अरे यार एक चीज बताओ, अगर 2 कैप लिखा हुआ, अगर 2 वेक्टर लिख दिया, 2 वेक्टर में क्या है? उसका मैग्नीट्यूड है प्लस डायरेक्शन, और मैंने सिर्फ 2 से डिवाइड कर दिया। ये क्या है? m से m कट जाएगा, बचेगा क्या? डायरेक्शन। 2 1 जा 2, बचेगा सिर्फ डायरेक्शन। तो इसका मतलब ये बन गया यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर क्या प्रॉपर्टी होती है? उसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, मैग्नीट्यूड 1 होता है।
ये हो रहा है कि 2 से 2 गया 1 बचेगा और डायरेक्शन तो ये बचेगा ना 1 वेक्टर। समझ गया आगे कि नहीं आ गया? तो ये हो गया बेटा। तो इसका मतलब है मैं इसको फिर से नए तरीके से लिख सकता हूँ माइनस के Q1 Q2 और यहाँ लिख दूंगा R21 वेक्टर माइनस साइन में बाहर ले आया बेटा आगे अपॉन। अब मुझे बताओ R12 का जो मैग्नीट्यूड है R21 का जो मैग्नीट्यूड है क्या वो R है कि नहीं है? यहाँ पहले से R स्क्वायर था एक और R नीचे आ जाएगा तो क्या बन जाएगा R स्क्वायर इंटू R दैट इज कॉल्ड R क्यूब। समझ में आया कि नहीं आया? सीख गए कि नहीं सीख गए? तो ये था बेटा वेक्टर। ठीक है ये था वेक्टर बहुत ही आसान होता है ये। ठीक है डरते हैं हम लोग इसीलिए हमें लगता है कि नहीं है। माइनस साइन का क्या अर्थ है? माइनस साइन का अर्थ है कि जो आपने वेक्टर यूज किया है वो एक्शन में जो उसकी ओरिजिनल डायरेक्शन है उसका उल्टा हमें जाना है। समझ में आया कि नहीं आया? ये हो गया समझ में आया। और दूसरा सिग्निफिकेंस क्या होता है? नेगेटिव साइन का मतलब कि ये फोर्स कैसा है? रिपल्सिव है। कैसा है? अब तुम्हें अट्रैक्टिव पढ़ाते हैं। अट्रैक्टिव कोई नहीं पढ़ाता ना एनसीईआरटी में लिखा हुआ है ना कहीं ढूंढ लेना कहीं जाके नहीं मिलेगा। मैं बता रहा हूँ अट्रैक्टिव में तुम्हें झटका लगेगा एक्चुअली। तुम्हें अट्रैक्टिव आज करने के बाद तुम्हें एक नई चीज सीखने को मिलेगी। यार अट्रैक्टिव में हमने कभी ध्यान नहीं दिया लेकिन ऐसा होता था मुझे पता नहीं। अब देखो अगर रट्टाफिकेशन का बच्चा है तो 2 मिनट में फेल हो जाएगा पेपर में फेल हो जाएगा तुरंत। कैसे फेल होगा? देखो ये हो गया ओरिजिन ये हो गया तुम्हारा R1। जो मुझसे बढ़ के जाएगा वो हमेशा अच्छा करेगा। कोई टेंशन की बात कुछ नहीं है तुम्हें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं। ठीक है अब देखो इसमें खेल क्या होता है। अट्रैक्टिव में फोर्स ने दगा दे दिया। अट्रैक्टिव में होता क्या है? फोर्स दगा दे देता है। फोर्स अपना नेचर बदल देता है पलट जाता है पलटू राम है। और जब पलट गया तो किसके साथ चला गया? ये पोजीशन वेक्टर के साथ चला गया। देखो कैसे मैंने कहा कि ये रेखा जोड़नी पड़ेगी। जोड़ दीजिए भैया। दिख रही कि नहीं? ऑनलाइन दिख रहा है कि देखे जरा। अरे बहुत सही दिख रहा है बहुत सही। तो मैंने कहा अब तो दिख रहा है ना कि ये ओरिजिन है सर। ये R1 वेक्टर हो गया ये R2 हो गया। ठीक है अब मैं लिखूंगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1 किसके ऊपर? 2 के ऊपर लगने वाला बल 1 के कारण। उसकी दिशा क्या है? पिछली बार बाहर थी इस बार क्या हो गई? ये दिशा बदल गई कि नहीं बदल गई? और मैं इसके ऊपर क्या लिख सकता हूं? मैं आसानी से ये इसको मिटा रहा हूं बेटा। ठीक है इसको मिटा रहा हूं। अब यहाँ लिख दूंगा ऊपर नाम इसका लिखूंगा रेड रेड मैच कर रहा था ये लिख दूंगा F21। पिछली बार F1 पीछे था नोटिस करना अभी दिखाऊंगा एक चीज देखना। फिर मैंने कहा फोर्स ऑन 1 ड्यू टू 2 अभी इसको खींच रहा है तो ये हो जाएगी इसकी दिशा हो गई F1। अब बनाओ R12 1 से 2 की तरफ जाना है 1 से 2 की तरफ जाना है। ठीक है R12 इधर 1 से 2 की तरफ ये हो गया R12 वेक्टर है ना। और इधर से 2 से 1 की तरफ आना है क्या हो जाएगा? ये भी इधर ही आएगा कि नहीं आएगा? जगह कहाँ है? यहाँ आना समझ जाओगे ना। ये हो जाएगा R21। कुछ समझ में आया? अब देखो फिर से फॉर्मूला लिखो। फिर से फॉर्मूला तुम्हें लिखना है मैं नहीं लिखूंगा। मैं आपको समझाऊंगा और आप लिखेंगे खुद ही। देखिए आप लिख डालेंगे खुद ही। मैंने कहा लिखो बेटा एक काम करो F12 लिख के दिखाना वेक्टर फॉर्म में। आप कहेंगे सर जी कोई टेंशन नहीं है। K यहाँ पर Q1 फिर Q2 अपॉन R स्क्वायर आ रहा है। उसके बाद यहां पर ध्यान देना यहां एक माइनस साइन आने वाला है क्योंकि Q1 Q2 में से एक नेगेटिव होगा। वेक्टर जोड़िए सर वेक्टर जोड़िए तो क्या हो जाएगा? अगर आप वेक्टर लिखेंगे तो R12 वेक्टर उसकी दिशा में है या नहीं है? और अगर स्केलर लेंगे तो सिर्फ वहां से आप नेचर को आपको हटाना पड़ेगा और कुछ भी नहीं करना है। ठीक है वहां से क्या करना है? एक नेचर को हटा दीजिए बस। ठीक है समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है ठीक है लिख लिया। जब लिखेंगे तो वहां R12 आके सेट हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बस अगर R12 सेट हो रहा है तो आपका आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है ठीक है अब वो वहां से उसको एलिमिनेट कर देगा।
ठीक है, ये हो जाएगा R1 2 यूनिट। इसमें बस याद रखना, इसमें पहले से 1 to 1 2 बैलेंस हुआ रहता है, यही डिफरेंस होता है। समझ में आया कि नहीं? पिछली बार हम एक स्टेप करते थे R12 को पलट के तो माइनस आता था, देखो माइनस अभी भी आ रहा है, पिछली बार भी आ रहा था। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरीके से आंसर हो जाएगा। समझ में आया? ये कर लो। चलिए, अब मुझे लगता है वेक्टर पे बहुत टाइम दे दिया। अब आपको एक बार ये दिखा देते हैं परमिटिविटी। मीडियम के अंदर देखो क्या बदल गया, आया कि नहीं? पहले सिखा दिया था कि नहीं सिखा दिया था? ठीक है, अब अगर हम दोनों को डिवाइड कर दें, क्या डिवाइड कर दें? वैक्यूम के अंदर और मीडियम के अंदर। वैक्यूम मतलब एयर, वैक्यूम और एयर एक ही होता है, ठीक है। और मीडियम को डिवाइड करोगे तुम्हें क्या मिलेगा पता है? के। क्या मिल जाएगा? इन दोनों के फोर्स को डिवाइड कर दोगे तो तुम्हें के मिल जाएगा, यानी कि एप्सिलॉन आर मिल जाएगा। एप्सिलॉन आर को ही के से भी डिनोट करते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये फॉर्मूला याद कर लो इसको। किसी ने पूछ दिया कि मुझे क्या बता दो, मुझे बता दो एप्सिलॉन आर की वैल्यू, और आपको क्या दे देगा? आपको दे देगा मीडियम के अंदर कितना फोर्स है और एयर के अंदर कितना फोर्स है। इन दोनों का आपको क्या करना है? डिवाइड करना, और आपको जो वैल्यू मिलेगी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के बराबर मिलेगी। एक फॉर्मूला है न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके, चलिए डन, सबका हो गया। अब आगे बढ़ जाएं। चलिए नेक्स्ट, अब बात करते हैं कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बहुत आसान चीज है। अब एक बात हो गई यार कि कूलॉम फोर्स में हमने ये सीखा कि कोई भी एक चार्ज रखा है तो अगर कोई दूसरा चार्ज आसपास उसके होगा तो उस पर बल लगाएगा और ये चार्ज भी उस पर बल लगाएगा, ठीक है। लेकिन हमने बोला कि बेचारा एक चार्ज था, उसके आसपास कम से कम 4 चार्ज आके बैठ गए, ठीक है। अब मुझे बताइए उस पर लगने वाला टोटल बल कितना होगा। तो क्या करेंगे हम, क्या करेंगे, एक बार में एक चार्ज को देखेंगे, एक बार में एक चार्ज को, उसका बनाएंगे पेयर। जैसे ये हो गया Q1, ये हो गया Q2, ये हो गया Q3, ये हो गया Q4 और ये क्या हो गया बेटा Q5। तो हम Q1 Q2 को सॉल्व करेंगे, फिर Q1 Q3 को सॉल्व करेंगे, फिर Q1 Q4 को सॉल्व करेंगे, और तो मतलब Q1 के साथ इतने ही पेयर बन सकते हैं। तो सबके द्वारा लगाया गया बल हम Q1 पर निकाल लेंगे। किसके ऊपर? Q1 पर लगने वाला बल किसके कारण? Q2, Q3, Q4 और फिर उन सबको हम वेक्टर अलजेब्रा के नियम के तहत ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? वेक्टर अलजेब्रा के नियम के तहत ऐड कर देंगे, और जो टोटल आंसर आएगा वही हमारा आंसर होगा सुपरपोजिशन। समझ में आया? तो सुपरपोजिशन मतलब सबको, किसी एक पर जो बल सब मिलकर बल लगा रहे हैं सबका अपना अपना निकालो और सबको जोड़ दो। अगर वो वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर के नियम के तहत, और अगर स्केलर है तो स्केलर। समझ में आ गया? ये उसका फिगर बना हुआ है, ये उसका वेक्टर फिगर बना हुआ है। ये कैसे बना? वही हेड टेल वाला जो तरीका बताया था मैंने कि पहले वाले के हेड को दूसरे वाले के टेल से, और ये नियम कैसे चलता जाएगा, ये बिना उसकी दिशा को डिस्टर्ब किए चलेगा। जो आखिरी वाला वेक्टर होगा उसके हेड को क्या करना है? बेस के टेल से जोड़ देना है, ठीक है। कैसे जोड़ेंगे? बेस के, जो बेस मतलब पहला वेक्टर होता है, जैसे मान लो यहाँ F12 पहला वेक्टर है, इसके बेस से हमने क्या कर दिया, जो आखिरी वेक्टर था उसके हेड को जोड़ दिया। ये हमारा क्या, ग्रीन वाला क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? टोटल फोर्स को, मतलब किसको? इस F1 को रिप्रेजेंट करता है। लेकिन इस डायग्राम से आंसर नहीं आता है, तो इसको मैं इतना इंपॉर्टेंस नहीं देता। मैं कहता हूँ कि क्या करना है, मैंने सिखाया था किसी दो वेक्टर को लो, उनको सॉल्व करो, उसका जो रिजल्टेंट है उससे तीसरे वाले को सॉल्व करो। यही सिखाया था ना मैंने, पॉलीगन लॉ याद है? तो बस वो नियम याद रखो, उससे करना है आपको। अब कर लेते हैं कुछ सवाल, ठीक है। ये सवाल करके देखते हैं कितना आपको आया, ठीक। सवाल समझना है। कह रहे हैं मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात कर रहे हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, जब बेटा मैग्नीट्यूड बोलते हैं तो नेचर नहीं लेते हैं, प्लस माइनस नहीं करते Q1 Q2 में, ठीक है। सिर्फ उनकी वैल्यूज पुट करते हैं। ये शब्द याद रखना। मैग्नीट्यूड बोलेगा क्वेश्चन में तो कभी भी हम Q1 और Q2 की प्लस माइनस नेचर नहीं लेंगे। जैसे मैंने पिछले वाले में देखो वेक्टर फॉर्म में मैंने Q1 प्लस था और Q2 माइनस था, तो मैंने माइनस साइन लगाया था। और अगर मैग्नीट्यूड निकाल रहा होता तो मैं कभी भी माइनस साइन नहीं लगाता। समझ में आया? तो ये 2 पॉइंट चार्ज हैं Q1 Q2 और उनके बीच की दूरी कितनी है? R। तो कौन सा वाला फॉर्मूला सही है? आई थिंक ये तो कूलम्स लॉ है। कूलम्स लॉ का फॉर्मूला है बेटा, बता दो कौन सा वाला सही है? वेरी गुड। कौन सा वाला? D। क्यों तुमने D क्यों बोला, बाकी कोई नहीं बोला? तो कोई फॉर्मूला मैच नहीं कर रहा है ना। इसमें देखिए ये K Q1 Q2 R लिखा हुआ है, K Q1 Q2 R, यहाँ क्या लिखा है? K Q1 Q2 R अपॉन R इसका, तो ये भी लिखा है K Q1, ये दोनों सेम है, ये दोनों सेम है। फिर नीचे यहाँ क्या लिख दिया? क्या Q1 Q2 अपॉन R का होल स्क्वायर, ये भी गलत। तो बचा क्या? K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट
Fg एंड Fe, ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं ग्रेविटेशनल और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को। कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, तो क्लियर है, एक पॉजिटिव हो गया एक नेगेटिव हो गया और दोनों चार्ज क्या है, सेम वैल्यू के हैं यार। मतलब जितना चार्ज, मतलब Q ऑफ इलेक्ट्रॉन का मॉड निकालोगे तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन का जो चार्ज होता है बेटा वही तो प्रोटॉन का चार्ज होता है, अभी तो बताया था मैंने, बस उनका नेचर क्या होता है ना। तो मॉड लगा देंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे, दोनों को हम मान लेते हैं Q, ठीक। कह रहे हैं फाइंड, और कह रहे हैं इनके बीच दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो ये लो भाई बना दिया फिगर, कितनी दूरी पर है, 10 सेंटीमीटर पर है, ठीक। फिर आगे कह रहे हैं द रेशियो ऑफ Fg अपॉन Fe, तो कह रहे हैं बेटा Fg बटे Fe की वैल्यू बताओ और किस ऑर्डर का है, मतलब इसमें तो सॉल्व भी नहीं करना है आपको, कैलकुलेशन में बस ऑर्डर निकालना है, मतलब मल्टीप्लायर ढूंढना है। तो अगर आप इसको निकालोगे, Fe निकालोगे तो K Q1 इंटू Q2 अपॉन R स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा, माइनस KE स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर, यही तो होगा ना बेटा। ये लो Fe हो गया। Fg क्या होता है सर, Fg इतने अच्छे से पढ़ाया है, कैपिटल G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन इनके बीच की दूरी अभी भी क्या है, R स्क्वायर है, ठीक है। वैल्यू पुट नहीं किया जाता बेटा, इतना जल्दी नहीं पैनिक होते हैं, सिर्फ आपको यहाँ पर कॉमन चीजें तो कटी जाएंगी। तो यहाँ पर Fg अपॉन Fe में देखो ध्यान से, यहाँ GME इंटू MP अपॉन R स्क्वायर, यहाँ आ जाएगा KE स्क्वायर, जो सेम उसको काट दो, ठीक है। बाकी को क्या देखो, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर कहाँ जाता है, न्यूमरेटर, वो खत्म हो गया। डिनोमिनेटर का न्यूमरेटर कहाँ जाता है, डिनोमिनेटर में, तो ये फॉर्मूला बन गया G मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू मास ऑफ प्रोटॉन अपॉन क्या आ जाएगा, माइनस K इनटू E स्क्वायर। E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19, ठीक है। हमें Fg अपॉन Fe निकालना था, करो सॉल्व। K की वैल्यू कितनी होती है, K की वैल्यू कितनी होती है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होती है, अब तो कर लोगी। G की वैल्यू कितनी होती है, यूनिवर्सल, बेटा वो तो चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, हम कैपिटल G यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये देखो यही नीट है। अब देखो ये चीज सिखा देता हूँ, ये जेई होता शायद दिया होता, नीट में कुछ नहीं दिया रहेगा, देखो कुछ दिया है कुछ, तो भैया ये याद करना है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन याद करो, मास ऑफ प्रोटॉन याद करो, इलेक्ट्रॉन का चार्ज याद करो और K की वैल्यू याद करो, इतनी चीज तो याद करो, G की वैल्यू याद करो, इतना भी नहीं करोगे तो फिर नीट का आएगा। इतनी चीजें आपको कम से कम याद होनी ही चाहिए। तो हमने सारी वैल्यूज आपके लिए लिख दी हैं, ठीक है, आप उससे उसको सॉल्व करेंगे, ठीक। आपको मास ऑफ प्रोटॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबकी वैल्यू पता है, ठीक। आपको सिर्फ क्या निकालना है, मल्टीप्लायर निकालना है, क्या निकालना है, मल्टीप्लायर, ठीक है। और जो आपका Fg हो जाएगा, Fg का फॉर्मूला भी लिखा है, लिख देते हैं वापस से, क्या हो जाएगा भाई, माइनस GMP/ME अपॉन R स्क्वायर। तो यहाँ आ जाएगा, यहाँ से अगर चाहें तो हम Fe अपॉन Fg लिख सकते हैं, क्या आ जाएगा, KE स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, कैपिटल GME इंटू MD। K की वैल्यू क्या है, 9 इंटू 10⁻9, इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 इंटू 10⁻−19 इंटू 10⁻, मैंने स्क्वायर कर दिया एक ही साथ, ठीक है बेटा। और डिवीजन में क्या आ जाएगा, G आपको अभी बताया मैंने कितना, 6.67, वो हम उल्टा कर देंगे, हमें ऑर्डर चाहिए सिर्फ, हम 10 के, देखो ऑर्डर का मतलब क्या होता है, ये जो 10 के फॉर्म में है, बस इसको सॉल्व करूंगा मैं, इसको सबसे सिंपलीफाई करूंगा, न्यूमेरिकल वैल्यू को सबसे छोटी वैल्यू ले आऊंगा और 10 की पावर में जितना मैक्सिमम कर सकता है उतना कर करके वो आपका ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर कितना, 42 माइनस 39 और माइनस 43, ठीक है, देखते हैं, हो जाएगा -11। फिर मास कितना होता है बेटा, मास हो गया आपका 9.1 इंटू 10⁻31 एंड लास्ट में क्या है, 1.67 इंटू 10⁻⁻27,
यही है ना। अब देखो ये 1.6 और 1.67 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, अप्रोक्सीमेशन में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। 9 और 9.1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल है, ठीक है। और क्या बचा, 10 की पावर -11 -31 और -27, इनको सबको एक तरफ करो। -19 जितना काट सकते हो उतना काट दो, ये माइनस इधर काट दिया, 11 इधर काट दिया, ठीक है। कितना बचा यहाँ पर, ये +9 है तो उसको जोड़ के चलना, यहाँ बचेगा एक 10, क्या बचेगा एक 10, कैसे भाई, यहाँ बचेगा -8 और यहाँ पे बचेगा 1 + 10, ठीक है। अब यहाँ -19 है, इसको भी काटो, तो यहाँ बचेगा 10 की पावर -18, कितना बचेगा -18, मैंने इस 10 को एडजस्ट कर दिया, ठीक है। अब 31 में से 18 जाएगा, कितना बचेगा 13 बचेगा, कितना बचेगा 13, यहाँ कितना बचा -13। अब थोड़ा इसको सिंपल लिख लो, तो 1.6 इंटू 1 कुछ नहीं है यहाँ, 6.67 इंटू, ठीक है, ये कितना बचा 10 टू द पावर -13 इंटू 10 टू द पावर -27, ठीक है। अब इसको 6.6 करके अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करो, तो ये कितना आ जाएगा भाई -13 और ये कितना आ गया 40 -40 है ना, -40 हो जाएगा +40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 1.6 इंटू 10 पावर 40 और नीचे क्या है 6.6। अब इसको डिवाइड करो, हो गया बेटा। ये देखो 16 4 जा, इधर देखो 16 4 जा 64 होता है, अप्रोक्सीमेटली 4 के बराबर हो जाएगा, और ये 10 ऊपर है, ठीक है। तो 2 जा 2.5, तो बचेगा क्या 10 की पावर 39, तो ये अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया, अप्रोक्सीमेटली इट इज इक्वल टू 2.5 इंटू 10 टू द पावर 39, यही तो है ना, अप्रोक्सीमेटली है, ये एक्यूरेट नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेटली सही है। और अप्रोक्स हमें क्या चाहिए, हमें वैल्यू तो चाहिए नहीं थी, हमें तो सिर्फ मल्टीप्लायर चाहिए था। ये क्या, इसका उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसका उल्टा करेंगे तो ये FG/FE निकालना था हमें। एक स्लाइड ऐड कर लेता हूँ यार, इसी में सब करोगे क्या, ये सीखना बहुत जरूरी है कैलकुलेशन कैसे करते हैं। तो अब हमें FE/FG की वैल्यू मिल गई कितनी 2.5, अप्रोक्सीमेटली 2.5 into power 39। अब FG/FE कितना होगा, हो जाएगा 1/2.5 into 10 to the power 39, that is equal to 1/2.5 into 10 to the power -39। This is called order। मैंने कहाँ पढ़ा है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर। आंसर कितना है, ठीक है, ऐसे करते हैं। कैलकुलेशन सीखने को मिला कैसे करना है, जितना सिंपल कर सकते हो उतना सिंपल, ठीक है। आप लोगों में प्रॉब्लम यही सबसे ज़्यादा होती है कि आप कंफ्यूज बहुत होते हो, इसलिए मैंने आपको स्लो पेस पे चीज़ें दिखाई। जब आप इसकी प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको इतना टाइम नहीं लगेगा, ओके। क्लैरिटी और थॉट होना चाहिए कैसे क्वेश्चंस को अप्रोच करना है, ठीक। यहाँ क्या है, 2 चार्जेस ईच इक्वल टू Q आर केप्ट एट x इक्वल टू -a और x इक्वल टू +a, ठीक, ऑन द x एक्सिस। तो रखो पहले फिगर बनाना सीखो, तो ये हो जाएगी x एक्सिस, के बीच में क्या होगा ओरिजिन, इसके इधर आएंगे कितना -a, तो क्या हो जाएगा -a,0, इसके इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा +a, तो +a,0 है ना भैया। तो ये हो गया। और चार्ज कितना है, ईच इक्वल, मतलब यहाँ पर भी q है और यहाँ पर भी, इनके बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, हो जाएगा 2a। मैग्नीट्यूड है भैया, डिस्टेंस है, डिस्टेंस में कोई माइनस प्लस नहीं होता। अ पार्टिकल ऑफ मास एंड चार्ज कह रहे हैं, मास m है और चार्ज q0 इज इक्वल टू q/2, वो भी माइनस, इज प्लेस एट द ओरिजिन, मतलब बीच में हमने क्या रख दिया, एक माइनस q/2 का चार्ज रख दिया। ये पॉजिटिव, ये इसको इधर खींचेगा, ये इसको, कौन सा केस हो रहा है, ये इक्विलिब्रियम। If charge P0 is given a small displacement y is very less than a, मैंने कहा कि भैया थोड़ा सा खसका दिया मैंने एक्सटर्नल फोर्स लगा करके,
ठीक है। तो कह रहे हैं नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, तो कह रहे हैं जो टोटल बल उस पर लगेगा वो किस पर निर्भर करेगा। ये सवाल है, थोड़ा सा दिमाग तो लगेगा आपका इसमें, लगाइए दिमाग, देखें कितना दिमाग आपके पास है। अभी हम आपको इसमें दिखाएंगे पता। रुकिए फिगर बनाते हैं इसका, कहाँ है, हाँ ठीक। देखो तो ये एक्स एक्सिस हो गई बेटा, वाई एक्सिस कहाँ होती है, ये कौन सा डायरेक्शन है, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, तो मैंने इसको यहां से पकड़ा और इसको डिस्प्लेस कर दिया। तो आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, तो फिगर क्या हो गया, लिख रहा हूं फिगर आफ्टर डिस्प्लेसमेंट, मैंने थोड़ा सा खसका दिया, तो क्या होगा, मान लेते हैं ये चार्ज कहाँ आ गया, ठीक है, ये इसकी पोजीशन है, इसकी यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी y, इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा 0,y, समझ में आ रहा है कि नहीं। अब मैंने कहा इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो ये वाली जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है वहीं पे फोर्स लगता है कि नहीं लगता, बाकी सब मिटा दूं, फिगर तो साथ में बना ही रहे होगे, ठीक है, ये सब मिटा देता हूं, काम की चीजें रखता हूं सिर्फ। अब नई दूरी देखो, ये दूरी कितनी है बेटा, ये दूरी है y, ये चार्ज कितना है -q/2, इसके नया कोऑर्डिनेट क्या है 0,y, क्योंकि y एक्सिस पर है। अब जब बल लगता है तो हमेशा वो सबसे करीबी वाली दूरी जो सीधी रेखा होती है उसी पे लगता है। ये अब यहाँ पर इसको इस कोण पर खींचेगा और यहाँ पर ये इस कोण पर इसको खींचेगा। मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही। तो अब ये निकालना तो बड़ी बात तो है नहीं है। क्यों बड़ी बात नहीं है? बड़ी बात इसलिए नहीं है सर क्योंकि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इस डिस्टेंस से आप कर लीजिए, k(q1q2/r² वाला फॉर्मूला लगा लीजिए। ये डिस्टेंस कितनी है सर, ये a है और ये क्या है y, ये क्या है 90 डिग्री पर है, पाइथागोरस लगा लीजिए, ये डिस्टेंस आ गई a² प्लस और ये डिस्टेंस इधर भी कितनी है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व। और क्या कर लेंगे कि नहीं कर लेंगे? ठीक, तो यहां से एंगल क्या बनाना होगा, ये थीटा, और यहां से भी उतना ही एंगल बनाएगा थीटा, क्योंकि y एक्सिस पर निकाल लो यार, एफ नेट निकालना है हमें, है ना। एफ नेट का जब फॉर्मूला निकाल लोगे तो आपका काम बन जाएगा। तो y एक्सिस में कितने कंपोनेंट बनेंगे बेटा, जो ये फोर्स होगा, एक फोर्स ये होगा, एक फोर्स ये होगा, है ना, दोनों तरफ बराबर बल लगेगा क्योंकि ये भी चार्ज उतना ही है, वो भी उतना चार्ज है, उतनी ही दूरी पर दोनों रखे होंगे, दोनों बराबर बल लगाएंगे। तो इसका एक कंपोनेंट लग जाएगा इधर cos थीटा और एक इधर लग जाएगा cos थीटा। मैंने कहा था ना ऐसे दो बल लग रहे हैं, इनको बंद करोगे तो क्या मिलेगा, नीचे की तरफ खींचने वाले दोनों बल। और सवाल पढ़िए क्या लिखा हुआ है, इफ चार्ज, ये प्रैक्टिस क्वेश्चन है, थोड़ा डिफिकल्ट ज्यादा है आपके लिए, आपको लग रहा है, ठीक है, is given a small displacement along the y-axis, the net force acting on the particle is proportional to, तो नेट बल किस दिशा में, नीचे खींच के लाना है ना, तो y दिशा में ना। मेरी बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं आखिरी बार कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए थोड़ी सी और। तो ये हो गया एक हाइट पर है, ये हो गया आपका रेफरेंस लाइन, ठीक है, एक कोण पर यहाँ पर बल लग रहा है, एक कोण पर यहाँ पर बल लग रहा है, देखते जाना ध्यान से, ठीक है। यहां से कितना एंगल है, यहां से थीटा और यहां से भी थीटा, जरा सा भी वेक्टर पड़ा है तो इसका एक कंपोनेंट इधर आएगा f cos थीटा, एक इसका आएगा, तो कितने बार आएगा, एक इधर से एक इधर से, दो बार आ गया ना, तो लिखेंगे दो बार f cos थीटा हमको मिला। इसका एक साइन कंपोनेंट, साइन कंपोनेंट हमेशा दूर भागता है एंगल से दूर, ये हो गया f sin थीटा और इधर भी आ गया एक f sin थीटा। क्या ये एक दूसरे को काट देगा, काट देगा ना, तो बचेगा क्या, टोटल बल कितना बचेगा 2f cos थीटा। तो क्या मैं इसको सॉल्व कर दूं तो टोटल बल बराबर हो जाएगा 2 गुणे f गुणे cos ऑफ, गलत किया तो बताना, गलत किया तो बताना। अभी प्रॉब्लम आएगा कि सर ये थीटा कैसे सॉल्व करेंगे, मैंने कहा ना थीटा की वैल्यू निकालेंगे ना कुछ करेंगे, हम कहेंगे पाइथागोरस तो पढ़ के आ ही रहे हैं, तो पाइथागोरस कहता है cos थीटा बराबर थीटा के सामने की भुजा को हमेशा परपेंडिकुलर कहते हैं, साथ वाली को बेस कहते हैं और सबसे बड़ी वाली को हाइपोटेनस कहते हैं। cos थीटा का फॉर्मूला होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस क्या है y, हाइपोटेनस क्या है √a² प्लस y²। 2 सेकंड में ये आप क्वेश्चन निकाल के एग्जाम में आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है, जल्दी से करना है। तो क्या आ जाएगा आपका यहाँ पर k q1 q2, q1 क्या हो गया q और q2 क्या हो गया q/2, ठीक है बेटा। फिर cos थीटा है, cos थीटा अभी रखे रहो,
फिर नीचे क्या है, उनके बीच की दूरी का स्क्वायर, तो दूरी कितनी थी, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इसका होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से बन जाएगा 2k क्यू स्क्वायर अपॉन 2, ये 2 कट जाएगा, नीचे क्या आएगा, देखो रूट हट जाएगा स्क्वायर में, बचेगा ए स्क्वायर प्लस, और नीचे बगल में क्या है, कॉस ऑफ थीटा। कॉस थीटा जब तक ना कहूं तब तक पुट करना नहीं, पाप है वो करना, सबसे आखिरी में सब कुछ पुट किया जाता है। यहाँ से फिर से तो बचा क्या है यहाँ पर सर, बचा के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू कॉस ऑफ थीटा। हम लोग मैग्नीट्यूड को सॉल्व कर रहे हैं क्योंकि हमें प्रोपोर्शनलिटी से मतलब है, हमें वैल्यू निकालना ही नहीं था क्वेश्चन में। तो अब देखो क्या हो जाएगा, के कांस्टेंट, क्यू सर चार्ज तो हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर नीचे आ जाएगा, कॉस थीटा के फॉर्मूले में क्या आएगा, कॉस थीटा होता है बेस अपॉन, और बेस कितना है सर y, और हाइपोटेन्यूज का अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो किस पर निर्भर करता है, y पर निर्भर करता है। कैसे पता, न्यूमरेटर में वही है। ठीक है, अब तुम कहोगे ये इसको अभी तो नीचे भी तो सर आ रहा है, देखो इसको और कैसे लिखा जाता है। एक चीज मैंने लिखवाई थी, अगर y की वैल्यू बहुत छोटी हो तो उसका स्क्वायर करेंगे, 0.1 का स्क्वायर करोगे क्या मिलेगा, 0.0001। तो 0.1 छोटा मिला है बड़ा मिला, तो जब बहुत छोटी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर को निगलेक्ट कर दिया जाता है, ये आपको मैंने बहुत बार सिखाया। तो देखो इसको अभी भी नहीं आया, 9th क्लास में जाएंगे। 9th क्लास में एक फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर m है गुणे x की पावर n है, तो क्या हो जाएगा, x की पावर m प्लस कोई सेम संख्या की अगर अलग अलग पावर है, देखे 2 का स्क्वायर और 2 की पावर 3, तो उन दोनों पावर को आप जोड़ सकते हैं, तो 2 + 3 क्या हो जाएगा 5। ध्यान से देखना, ये रूट लगा है, रूट को पावर में लिखते हैं आप, ये तो 1/2 आ जाता है, क्या आता है 1/2, और यहाँ कितनी पावर है, ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 है, अगर उनको ब्रैकेट में कर दोगे तो उसकी पावर कितनी है, एक ही बार लिखा है ना दोनों साथ में, तो यहाँ से आ जाएगा के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन, तो जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1 इंटू ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 1/2। 1/2 प्लस 1 करोगे तो क्या आएगा, 3/2 आएगा बेटा, क्या आएगा 3/2। देखते जाओ, अभी मैं प्रूफ कर देता हूँ, कुछ भी आधा अधूरा ज्ञान नहीं होना चाहिए। तो ये जाएगा ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर 3/2। ठीक है, सुनना ध्यान से, जब कोई बहुत छोटी वैल्यू होती है उसका स्क्वायर करोगे तो उससे और छोटी वैल्यू मिल जाएगी, इसका मतलब उसको हम फिजिक्स में नेग्लेक्ट कर सकते हैं, मतलब वो है ही नहीं। तो यहाँ लिखूंगा सिंस, ये तो मैं लिख रहा हूँ, एग्जाम में कुछ नहीं लिखाया था, y इज वेरी वेरी लेस देन a, कहाँ दिया था, क्वेश्चन में खुद दिया हुआ है। ठीक है, तो कैन बी निगलेक्टेड। ठीक है, अब देखो ध्यान से, अगर इसको निगलेक्ट किया जा सकता है सर, इसका अर्थ ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि एफ नेट की वैल्यू हो जाएगी के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन ए स्क्वायर की पावर 3/2। फिर से 9वीं कक्षा में एक फॉर्मूला पढ़ा था, x की पावर m है उसकी होल पावर n है, उसको लिख सकते हैं m × n, तो m × n को उल्टा ऐसे लिख सकते हैं, तो ये 3/2 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 1/2, 1/2 को चाहे तो ब्रैकेट के अंदर ले लें, हो जाएगा a स्क्वायर की पावर 1/2 और उसकी होल पावर 3। अब देखो 2 का स्क्वायर का रूट क्या होगा, 2 होगा ना, तो a स्क्वायर का रूट क्या होगा, a होगा, फॉर्मूला बन गया के क्यू स्क्वायर वाई अपॉन। अब बताओ ये तीनों कांस्टेंट हैं कि नहीं है, तो बल किस पर निर्भर करता है। अभी मैं डायरेक्टली बोल के निकल जाता तो आप कहते हैं हाँ सर सही तो पढ़ाया आपने, लेकिन आपको ये ज्ञान नहीं हो पाता। ठीक है, ये हो गया, अब इसका आंसर मैं संतुष्ट हूं कि अब आपको आ गया। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। इतनी नॉलेज रहेगी तो तुम्हें इतना करना नहीं पड़ेगा, तुम इतना करोगे, यहाँ तक आओगे, तुम यहाँ तक आओगे, तुम्हें खुद ही समझ में आ जाएगा कि वाई ही है, बाकी सब तो नीचे वाला वाई तो गायब हो जाएगा, तो तुम वहां क्यों करोगे, मैं इसे तो सिखा रहा हूँ ताकि एग्जाम में तुम्हें ना करना पड़े। ठीक है, तो तुम वाई को मार के आगे चले जाओगे। और एक और ट्रिक बताऊं यार, इसको कभी नहीं करेंगे, पता है, देखो जरा क्या दिए, वाई माइनस वाई 1/y माइनस 1/, ये हो नहीं सकता, ये तीनों में दो नीचे तो आ नहीं जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, चलो।
ठीक है, 3 चार्जेस Q1, Q2 एंड Q3 ईच ऑफ 1 कूलम आर एट वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल और साइड L। ठीक है, कह रहे हैं कि इक्विलेटरल ट्रायंगल बनाओ। पहले क्या बनाओ? इक्विलेटरल ट्रायंगल ऐसा ट्रायंगल होता है जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती हैं, उनके बीच का कोण 60 डिग्री होता है। कह रहे हैं ऐसे ट्रायंगल के ऊपर आप 3 चार्ज रख दीजिए। क्या है भाई? Q1, Q2 और ठीक, और तीनों की वैल्यू बराबर है 1 कूलम। ठीक, कह रहे हैं आगे, कह रहे हैं कि जिसकी साइड भुजा की लेंथ है कि L, इनके बीच की दूरी कितनी होगी? L। यहाँ पर भी ये L और यहाँ पर भी ये। अच्छा, तीनों का नेचर भी सेम होगा, ये भी +1 कूलम, ये भी +1 कूलम और ये भी +1 कूलम। ठीक है भैया, तो तीनों सेम चार्ज है। कह रहे हैं फोर्स ऑन चार्ज दो, जिसकी वैल्यू कितनी है? 2 माइक्रोकूलम प्लेस कर दिया सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड क्या होता है? इसका जो सेंटर होता है। सेंटर कैसे मिलता है? इसके वर्टिसेस से 3 रेखाएं बना दो, जहां वो टकराएंगी वही उसका। यहां हमने कितना प्लेस कर दिया? 2 माइक्रो। ये भी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पॉजिटिव क्या करते हैं? एक दूसरे को रिपेल करते हैं बेटा। क्या करते हैं? रिपेल करते हैं। रिपेल करते हैं मतलब कि ये अगर Q1 बल लगाएगा तो इसके ऊपर बल ये लगेगा। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल पढ़ाया ना मैंने अभी, जस्ट देखो इस्तेमाल हो रहा है। फिर Q2 भी क्या कहेगा? चलो भाई दूर जाओ। और Q2 भी कहेगा नीचे की तरफ, वहां पे हमने लिख दिया है। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, दोबारा बन जाएगा, क्या ही कर सकते हैं। ठीक है, सेंट्रॉइड पे हमने प्लेस किया था। अब देखो ये क्या है? लाइन ऑफ एक्शन, या फिर जो सीधी रेखा सबसे करीबी बन सकती है। तो यहाँ पर एक बल लगेगा, एक बल इस दिशा में लगेगा, एक बल नीचे। यहाँ क्या था? ये कितना स्क्वायर? 2 माइक्रो। ठीक है भैया, ये हो गया। तो आपको क्या निकालना है? फोर्स निकालना है। निकालो फोर्स, निकालो फोर्स, बहुत आसान है। सेंट्रॉइड की डिस्टेंस कैसे निकालते हैं तुम बताओ? मैं बता दूंगा एक बार में, तुम बताओ। फॉर्मूला कैसे होता है? ट्रायंगल का सेंट्रॉइड निकालने नहीं आता है? अरे वाह, सेंट्रॉइड की डिस्टेंस से रटवा दूं, लेकिन यहाँ से करोगे क्या बन जाएगा? मीडियन बनेगा कि नहीं बनेगा? ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो फायदा बस लगा। बहरहाल तुम एंगल से भी निकाल सकती हो, 60 डिग्री का एंगल दिया हुआ है। टाइम वेस्ट करना था क्या इस क्वेश्चन में? अब मैं सिखाता हूँ तुम्हें कुछ कैसे बिना किए आंसर निकाला जाता है। सुनो, 3 चार्ज हैं, तीनों इक्विलेटरल में, उनके बीच की दूरी सबकी बराबर है। ठीक है, सुनना ध्यान से। इन दोनों का रिजल्टेंट जो आएगा वो इसी के पीछे नहीं आएगा। हाँ, इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा, इन दोनों के पीछे नहीं आएगा। और जब रिजल्टेंट पीछे आएगा तो कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, नेट रिजल्टेंट क्या आ जाएगा? इतना करने की टाइम वेस्ट करोगे? कहाँ है 0? अगर तीनों अगर 1 कूलम के ना होते और इक्विलेटर पे ना होते तो कभी आंसर 0 ना होता। ठीक है, कर लो, करना हो तो कर लो, दोबारा कर लो। ठीक है, √3/a होता है, √3/L। ठीक है, सेंट्रॉइड की दूरी। चलिए, ये हो गया इसका। नोट्स में जाके देखना, उसमें लिखवाया हुआ है ये √3/2L, ये। ठीक है, ये। लेकिन हमें ये करना नहीं पड़ेगा बेटा। हाँ, जिसमें करना पड़े उसमें करो, इसमें करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है,
उसमें रिजल्टेंट आपका क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अच्छा देखो जो एंगल बनेगा तीनों का सम 360 है, 360 को 3 से डिवाइड करो कितना आएगा, 120 एंगल है बन रहा है। अरे 120 ही तो बन रहा है और अभी भी नहीं आया जिसको, इतना भी नहीं कर पा रहे हो भाई। तो ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये हो गया 30, ये बाइसेक्टर की तरह काम नहीं करेगा। फिर भी सम कर लो, फिर भी सम कर लो। इस लाइन को ऐसे जोड़ दो, ये 90 पे जाएगा, ये भी 90 पे जाएगा, ये भी 90 जाएगा, तो यहाँ निकाल लो। देखो यहाँ 60 बनेगा, यहाँ 60, 120, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगा ना, इसको जोड़ लो भाई तुम, ठीक है। ये 90, ये 30 बचा क्या 60, ये देखो ये 90 और 30 बचा 60, 60 प्लस 60 120 है, ये 120 जो मिड आएगा वो इन दोनों के 120 के दोनों इक्वल, दो इक्वल वेक्टर होते हैं। रिजल्टेंट हमेशा जो भी एंगल बिटवीन वेक्टर होता है उसका हाफ होता है कि नहीं होता है। रिजल्टेंट भी निकालना सिखा दिया था, कितनी बार सिखा दूं। cos 120 कितना आएगा, अरे 2ab cos थीटा आएगा ना। चलो प्रूफ कर देता हूँ, लेकिन मुझे करने की कोई इच्छा नहीं है, मैं फिर भी प्रूफ कर देता हूँ, ठीक है। कि अब यहाँ पर जो फोर्स लगेगा किसी भी एक का फोर्स निकाल लेते हैं। मुझे अच्छे से पता है कि मैग्नीट्यूड वाइज F1 will be equal to F2 will be equal to F3। कैसे पता मुझे मैग्नीट्यूड कैसे पता भाई, Q2 और Q पेयर जो बन रहा है और उनके बीच जो डिस्टेंस है वो बराबर होगी, ठीक। इसके भी तो फॉर्मूले में जो K Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर है वो तो सब में कॉमन आएगा ना, डायरेक्शन सिर्फ अलग अलग होगा। तो जब मैग्नीट्यूड सबका बराबर है तो कोई भी दो ले लेते हैं, मान लेते हैं ये कौन सा वेक्टर है, ये F1 हो गया और ये तेरा कौन सा हो गया, ये F3 है ना, ये हो गया तेरा F2। इसका रिजल्टेंट निकालते हैं। तो मैंने कितनी आसानी से वेक्टर में दिखाया था, अगर A वेक्टर और B वेक्टर दोनों आपके इक्वल मैग्नीट्यूड के अंदर डायरेक्शन में, रिजल्टेंट हमेशा 45 पे होगा। 90 था, मैंने कहा कि अगर ये 120 हो गया तो कहाँ चला जाएगा, ये 60 पे चला जाएगा। ये भी निकालना कौन सी बड़ी बात है, ये भी, ये दोनों बराबर है तो ये भी 1 और मान लेते हैं, मतलब कोई कॉमन मान लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा ऐसे F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1, F2 मतलब F1 का स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा cos ऑफ 120। तुम देखो लड़की, F1 तीनों F1 ही है, F1 बाहर निकाल लो, हो जाएगा √2 प्लस, और वो F1 क्या जाएगा, F1 स्क्वायर बाहर आएगा तो F1 बन जाएगा 2 प्लस 2 cos 120। तो कर लो यार, क्या चाहिए तुमको जिंदगी से, हैं? समझ में आया कुछ कि नहीं आया? और फिर उसको अपोजिट में कर लेना, आंसर आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो ठीक है। रिजल्टेंट क्या आ जाएगा 0, इस प्रकार से, ठीक है। अभी भी नहीं आया तो भाई cos 60 cos तो करना थोड़ा बहुत आता ही होगा, है ना। cos 60 cos 120 कैसे निकालते हैं, cos और 2 थीटा कर लेना, ठीक है। और वो भी नहीं पच रहा तो क्वाड्रेंट निकाल लेना, है ना। 180 माइनस थीटा कर लेना, है ना। इतना तो कर ही लोगे। किसी को अभी भी नहीं आया तो ये तो होता है cos 180 माइनस 120 क्या बचेगा, हाँ मैंने कैसे कहता 180 और 360 में cos का cos, sin का sin और tan का tan, तो बचेगा क्या cos 60। अब इसका क्वाड्रेंट देख लेना, क्वाड्रेंट कौन सा होता है, सेकंड क्वाड्रेंट में ये नेगेटिव तो माइनस हो गया, है ना। साइन में नहीं सिखाया था ना, किसका इलाका, जिसका इलाका उसके बाद, जिसकी इलाका नहीं उसका नेगेटिव। अब जो cos 60 वैल्यू उसका नेगेटिव साइन, नेगेटिव वैल्यू क्या होती है, अभी भी नहीं कर पाओगे तो कर ही लोगे ना। अब अभी भी नहीं दिख रहा है तुम लोग को तो फिर भगवान ही मालिक नहीं होते, ठीक है। चलो भाई, इस तरीके से वो 0 हो जाएगा, ठीक है। मुझे अभी मन नहीं मान रहा है, मैंने कहा इसको कर ही देते हैं, नहीं तो अभी भी कोई बचा होगा जो कहेगा नहीं सर नहीं समझ में आया, तो मेरा तो हार्ट अटैक से जो है जीवन खत्म हो जाएगा। 2 बन जा बेटा 2, 1 × -1 -2 -1 हो जाएगा, बाकी कितना आ गया है ना। तो रिजल्टेंट जो आ गया वापस से इसी के पीछे बनेगा और F1 बन जाएगा, कैंसिल नहीं हो जाएगा। अभी भी नहीं बच रहा। मतलब अब एग्जाम में अगर ऐसा सवाल आए
तो इतनी इज्जत रखना मेरी, आंख बंद करना और ढूंढना जीरो और उसको जो है मार के कह देना जयराम जी की आगे बढ़ा। ठीक है, अब परीक्षा में ऐसे सवाल कर लेना। 4 चार्ज, बस ध्यान रखना कि इक्विलेटरल हो, 2-3 बार सुन लो भैया, ऐसा ना हो कि सब जगह जीरो ढूंढ के। इक्विलेटरल हो, तीनों वर्टेक्स पे जो चार्ज है वो बराबर हो और सेंट्रोइड पे कोई भी चार्ज रख दे, फिर उसको पढ़ना ही नहीं है, चार्ज कुछ भी रख दो, रिजल्टेंट पूछेगा जीरो आएगा। ठीक है, 4 charges equal to minus q are placed at 4 corners of a square। तुम लोग में ये क्वेश्चंस बहुत आते हैं, जेई में ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। ठीक है, तुम लोग में ये क्वेश्चन, क्योंकि कैलकुलेट तुम्हारे में कुछ है नहीं, कूलम्स लॉ का k q1 q2 upon r square वाला क्वेश्चन बहुत आता है, कैलकुलेशन फंसा के क्या आप लोगों को जो है गलत करवा देता है, फिर भी बच्चे स्कोर नहीं कर पाते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन, सब ये रट जाओ, ये सारे क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे तुम्हारे लिए। ठीक है, तो कह रहे हैं A charge small q is at center, कहाँ प्लेस किया जानबूझ के, जो भी तुम्हें दिक्कत थी फिर से वही दिक्कत होगी। अगर तुम सेंटर नहीं निकालना जानते हो, सेंट्रोइड निकालने के लिए सीख लो। किसका सेंट्रोइड पढ़ोगे, ट्रायंगल सेंट्रोइड पढ़ लेना। ठीक है, स्क्वायर इन सबका तो निकालना सबसे आसान होगा, डायगोनल का हाफ कर दोगे तो मिल जाएगा। ठीक है, डायगोनल निकालना तो आता ही होगा, पाइथागोरस से ये दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। ठीक है, स्क्वायर बोला है तो उसकी साइड की लेंथ भी इक्वल होगी। ठीक है, ये अगर मान लेते हैं a है तो ये भी क्या हो जाएगी a, तो डायगोनल क्या हो जाएगा √2a कर दो, है ना, तो आपको सेंटर की दूरी मिल जाएगी। सेंटर पे क्या प्लेस कर दिया हमने, स्मॉल q। ठीक है बेटा, अब कह रहे हैं सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो q की वैल्यू कितनी है, मतलब पता है इक्विलिब्रियम क्या होता है, देखो इनको जोड़ो। इक्विलिब्रियम का मतलब ये हुआ कि कोई भी चार्ज अपनी जगह से नहीं हिल रहा है, इसका मतलब अगर नेट बल निकालें स्मॉल q पर वो क्या होगा, 0। मुझे नहीं पता कि कितना चार्ज दिया है, -q और ये भी, इसका मतलब है सब इसको अपनी तरफ खींच रहे होंगे और सारे एक दूसरे को कैंसिल आउट कर ले रहे होंगे, तो कह रहे हैं q की वैल्यू बता दो। कोई भी दो पेयर पकड़ लो, उसका रिजल्टेंट क्या होगा, 0। सब डिस्टेंस कितनी होगी, बराबर ही तो है। ठीक है, इतना आसान क्वेश्चन है बच्चा, ये खत्म करो करके इसको। क्या मैंने कहा ठीक है, अगर पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, सुनना ध्यान से, मैंने कहा पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, तो किसी एक को पकड़ लिया, मैंने कहा एक कोने में चले जाता हूँ, इसके ऊपर चले जाता हूँ, तो ये क्या कहेगा इसको, चल भाई दूर जाओ मुझसे, क्या कहेगा ना, ये भी कहेगा दूर जाओ मुझसे। अब मैंने दोनों का F क्यों लिखा, क्योंकि दोनों का पॉइंट बराबर हो। ये क्या हो जाएगा सर, बताइए सर, ये वाला जो फोर्स होगा इसकी डिस्टेंस क्या हो जाएगी, √2 टाइम्स a था, है ना, √2 टाइम्स ऑफ a, तो एक्चुअली देखा जाए तो ये f/2 हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, नहीं बचा, यही बताऊंगा, बाकी कुछ नहीं बताऊंगा, अभी q को मत देखना। ठीक है, तो मैं कहता हूँ सिर्फ f, इसको नेम दे दो a b c d, तो f on b ड्यू टू d, f/b/d, ठीक, क्या हो जाएगा k q1 q2, मतलब ये आ जाएगा प्लस q स्क्वायर अपॉन डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, √2 टाइम्स ऑफ a का होल स्क्वायर। क्या मैंने सही किया बेटा, क्या मैं इसको मिटा दूं, इसको q स्क्वायर लिख दूं, अब तो समझदार हो तुम लोग यार, है ना, तो क्या बनेगा ये k q स्क्वायर अपॉन 2a स्क्वायर। अब देखना ध्यान से, अब मैं क्या निकालूंगा, अब मैं निकालूंगा f cb, फोर्स ऑन b ड्यू टू, अच्छा उल्टा लिखा गया, यहाँ गलत लिख दो, तो ये हो जाएगा BC, है ना, FBC क्या हो जाएगा, K Q1 Q2 मतलब Q -Q into -Q क्या हो जाएगा, प्लस Q स्क्वायर अपॉन इनके बीच की दूरी a स्क्वायर। अरे सर अगर देखिए ध्यान से, इसका हाफ ही तो लिखा हुआ है, लिखा है ना भैया,
तो अपन ये कह सकते हैं कि जो भी फोर्स इनके बीच में वही फोर्स इनके बीच में, क्योंकि डिस्टेंस सेम। ये वाले में जो होगा वो जो भी आएगा दोनों का उसका हाफ। बच रहा है। देखो कितना आसान है। अब मैंने कहा यार ये चारों जो है वो एक नेचर के और ये पॉजिटिव, तो यार इक्विलिब्रियम में तो ये भी हो सकता है ना कि ये भी जो फोर्स लगा रहा होगा वो इन तीनों के बराबर होगा, तभी तो नहीं जा रहा है, हैं? तो एफ नेट क्या हो जाएगा? 0 एफ नेट फोर्स ऑन बी, ठीक है 0। इसका मतलब है कि एफ डैश बराबर क्या रहा होगा? देखो ध्यान से, यहाँ पर एफ और एफ का वेक्टर सम मैंने अभी सिखाया था यार, है ना? ये दो वेक्टर हैं, दोनों ए वेक्टर ही हैं, इनके बीच का काम 50 पे आएगा, ठीक है? वही डायगोनल वाली लाइन पर आएगा, उसकी वैल्यू कितनी होगी वो भी निकाल देते हैं यार। कितना आसान है, रिजल्टेंट का निकालना तो बहुत ही आसान होता है। अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, और cos थीटा कितना होगा? दोनों एफ के बीच में 90 डिग्री का एंगल, cos 90 क्या होता है? 0। अरे बेटा रिजल्टेंट का एंगल है ना, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 90। cos 90 0 होता है। cos 90 अगर 0 तो इसका मतलब है कि बस हमें f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर करना है रूट के अंदर, तो इसका मतलब है यार f स्क्वायर प्लस f स्क्वायर 2f स्क्वायर रूट 2f आएगा। इसका मतलब इसकी वैल्यू कितनी आ गई? इसका मतलब इसकी वैल्यू जो आएगी वो आएगी f स्क्वायर प्लस 0 दैट इज इक्वल टू रूट 2f। टोटल कितना आएगा? रूट 2f को जोड़ दो f बाई, गलत कर रहा हूं तो मुझे बता देना। अब एफ डैश का फॉर्मूला लिखा, सबका फॉर्मूला लिखा तो जाएगा रूट 2 प्लस 1/2, और यहाँ एफ कितना है? के क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, है ना बच्चा? और अब मैं एफ डैश का फॉर्मूला लिखने जा रहा हूँ, तो एफ डैश इसको इस तरफ ले आ रहा हूँ। एफ डैश का जाएगा के क्यू स्मॉल क्यू और कैपिटल क्यू अपॉन क्या आएगा बच्चा? अब क्या आएगा? ये माइनस में, नीचे क्या आएगा? डिस्टेंस कितनी आएगी? रूट 2 a बाई 2 का। गलत किया हो तो मुझे बता देना तुरंत, अगर मैंने कहीं भी गलती करी तुरंत मुझे बताओ। गलत नहीं किया ना मैंने, सब कुछ सही है तो बस सॉल्व हो गया। जो चीजें कॉमन है वो काट दीजिए। एक के गया, एक यहां से क्यू चला गया, है ना? बचा क्या? q अपॉन ए स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस q अपॉन क्या आएगा? रूट 2 का स्क्वायर 2, a का स्क्वायर a स्क्वायर, और इस डिनोमिनेटर का 2 का क्या हो जाएगा? 4 ऊपर चला गया, तो बचेगा क्या? 2 ही तो बचेगा। अच्छा अगर इसका स्केलर में लेते हैं तो ये वाला, क्योंकि हमें q क्या मिलना चाहिए? पॉजिटिव मिलना चाहिए ना, ये नेगेटिव साइन, ये मैग्नीट्यूड सॉल्व किया जाता है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी साइन की बात नहीं होती, तो अब इससे ही है। ये जगह 2 2 जा 4, a स्क्वायर गया, तो क्या आ गया बताओ? स्मॉल q इज इक्वल टू कैपिटल Q बाई 2, ठीक? सब कुछ ठीक कर रहा हूं मैं। और यहाँ पर एक और चीज बची हुई थी, रूट 2 प्लस 1/2 कहाँ चला गया? इधर क्या बचेगा? रूट 2 प्लस 1/2, यहाँ ब्रैकेट में रूट 2 प्लस 1/2 भी लिख लो। ठीक है, तो फॉर्मूला कौन सा बैठ रहा है यहाँ पर? अभी भी 2 आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो q बाई 4 2 रूट 2 प्लस 1। नहीं आ रहा है तो अभी देखो मैं आगे और सॉल्व कर सकता हूँ। देखो स्मॉल q इंटू 2 इज इक्वल टू रूट 2 प्लस 1/2 इंटू, यही तो है ना? तो स्मॉल q इज इक्वल टू, पहले इसका एलसीएम ले लो, जाएगा 2 रूट 2 प्लस 1/2, तो यहाँ q और ये आ गया, कितना आ गया? 2 रूट 2 प्लस 1/, विच ऑप्शन इज करेक्ट? कौन सा वाला सही है? क्यू को प्लस होना पड़ेगा ना, पॉजिटिव होना, पॉजिटिव आ रहा है आंसर, ठीक है? ऐसे करना है, समझ में आया? सिर्फ कैलकुलेटिव है और कुछ नहीं है क्वेश्चन।
point charges A and B having charge plus q and minus q respectively are placed at certain distance apart and force acting between them is F. If 25% charge of A is transferred to B, then force between the charges become. तो कह रहे हैं उनके बीच का फोर्स कितना हो जाता है, ठीक है। तो दो चार्जेस हैं ए और बी, दोनों के पास क्या है, प्लस क्यू और माइनस क्यू। बनाओ फिगर, फिगर नहीं बनाओगे तो कैसे करोगे, ठीक है। ये ए हो गया और ये क्या हो गया, बी, ठीक। ये हो गया तेरा प्लस क्यू और ये क्या हो गया, माइनस क्यू, ठीक है। डिस्टेंस नहीं दिया है तो मान लेंगे कितनी डिस्टेंस है, आर, ठीक है। कह रहे हैं फोर्स बिटवीन एफ, अब कह रहा है 25% ऑफ चार्ज ए, तो 25% ऑफ प्लस क्यू कितना हो जाएगा ट्रांसफर करने के बाद, अरे भाई q/4 ही तो हुआ 25%, तो बचेगा क्या 3q/4, ए के पास बचेगा। और उधर कितना था, माइनस क्यू था, उसको q/4 और मिल गया, तो उसका एडिशन करके नया चार्ज आप निकाल लीजिए, ठीक है। तो क्या आ जाएगा भाई, q माइनस क्यू प्लस q/4 कितना आएगा बताइए, -3/4q, कम हो जाएगा ना, माइनस को प्लस दोगे तो क्या मिलेगा उसको, अरे भाई माइनस क्यू प्लस q/4 करोगे तो आ जाएगा -3q/4। तो यहाँ पर नया चार्ज b पर क्या हो गया, -3q/4। डिस्टेंस अभी भी बराबर है, ठीक है, डिस्टेंस अभी भी इसकी बराबर है, ये अभी भी डिस्टेंस कितनी है, पहले फिगर बनाना सीखिए, फिगर बनाना सीख जाएंगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। अब करें फोर्स कितना हो जाएगा, तो नया फोर्स कितना हो जाएगा, तो नया फोर्स निकाल के देखो, ठीक है। एफ डैश निकालो तो सीधे एफ डैश निकालोगे, एफ डैश इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पुराना वाला एफ तो लिख दूं, एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, k² r स्क्वायर, ठीक है। अगर हम नेचर के साथ चले तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस साइन आ जाएगा, तो नेचर इसमें ध्यान रखेंगे, तो इधर क्या आ जाएगा, अब k, अब क्या q² क्या हो जाएगा, देखो ध्यान से, दोनों में है तो 3 तो यहाँ एक माइनस साइन रखो, तो ये जाएगा 9q² डिवाइड बाई r स्क्वायर, ये जाएगा 9/16 और ये जाएगा kq² r स्क्वायर। मैं कह सकता हूँ 9/16 टाइम्स हो गया, कौन सा वाला होगा, सी वाला, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, ऑप्शन सी इज करेक्ट। समझ में आया ना कैसे करना है क्वेश्चन, जो फिगर बनाएगा वो आंसर लेके जाएगा, फिगर नहीं बनाएगा तो नहीं हो सकता। क्या है, सपोज अ चार्ज ऑफ अ प्रोटॉन एंड एन इलेक्ट्रॉन डिफर स्लाइटली, वन ऑफ देम इज -e एंड अदर इज e प्लस डेल e, मतलब उनके बीच में अब वैल्यू सेम नहीं है। पहले हम लोग पढ़ के आए ना कि दोनों के चार्ज क्या होते हैं, सेम, कह रहे हैं सेम नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। फिर कह रहे हैं अगर नेट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स उनके बीच में दो हाइड्रोजन एटम, बिटवीन टू हाइड्रोजन एटम प्लेस एट डिस्टेंस d अपार्ट इज 0। कह रहे हैं अगर दो हाइड्रोजन एटम को एक दूसरे के पास रखना है, उनके बीच की दूरी कितनी है d, तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन है वो क्या है भाई, 0। तो कह रहे हैं डेल ई किस ऑर्डर का होगा, तो डेल ई की वैल्यू किस ऑर्डर की हो सकती है। ऑर्डर का एक क्वेश्चन करवाया था ना मैंने, वैसे ही हमें सिर्फ मल्टीप्लायर से मतलब है, ठीक है, हमें किससे मतलब है, मल्टीप्लायर से। तो आपसे डेल ई का क्या पूछा गया है, ऑर्डर, ठीक है। दो हाइड्रोजन बना लो, सेंटर से सेंटर दूरी कितनी बना लोगे, d, नेट फोर्स क्या कर लोगे, 0। इलेक्ट्रोस्टैटिक और Fg, और इस बार पिछली बार Fe और Fg का रेशियो था, इस बार इक्वल टू करना है, क्योंकि बोला गया है क्वेश्चन में कि उनके बीच में जो इलेक्ट्रोस्टैटिक बल है और ग्रेविटेशनल बल है वो क्या है भाई, 0। उनका अगर नेट निकालेंगे तो रिजल्टेंट 0 आएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इस बार एक बार Fe निकालो, एक बार, है ना। और अगर देखेंगे एक कंबाइंड सिस्टम, जब कोई भी एक हाइड्रोजन एटम होगा उसका इलेक्ट्रॉन भी होंगे और उसका प्रोटॉन भी होगा, तो टोटल चार्ज क्या होता है, टोटल चार्ज होता है सम ऑफ इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। तो कितना बचेगा, इलेक्ट्रॉन -e और वो +e प्लस डेल ई, तो बचेगा डेल ई। तो इसका मतलब इस हाइड्रोजन एटम के पास भी डेल ई चार्ज होगा, इसके पास भी। तो समझ में आया कि Q1 Q2 कितना है, तो क्वेश्चन को घुमाया गया है जलेबी की तरह।
ताकि तुम्हें ऐसा लगे कि बहुत डिफिकल्ट है, लेकिन है नहीं। तो इस हाइड्रोजन एटम के पास कितना हो जाएगा, एक तो माइनस होगा और फिर E प्लस डेल E और क्या हो जाएगा माइनस, टोटल क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन प्लस प्रोटॉन प्लस इलेक्ट्रॉन हो जाएगा E प्लस डेल E माइनस E। टोटल चार्ज क्या आया, Q नेट कितना आया डेल E। इसके पास भी Q नेट कितना आएगा डेल E। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो इतनी सी बात समझ गया वो सब कर ले जाएगा। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का फॉर्मूला K Q1 Q2 दोनों की वैल्यू बराबर है अपॉन V स्क्वायर। इक्वेशन नंबर, ठीक है। मास ऑफ हाइड्रोजन जिसको नहीं पता है यहाँ दिया हुआ है। और अगर ग्रेविटेशनल फोर्स निकालेंगे तो क्या होता है G m1 m2, तो मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 1 इनटू मास ऑफ हाइड्रोजन एटम 2 अपॉन फिर से V स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को नेट फोर्स 0, इसका मतलब Fe इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन, सिंस नेट फोर्स क्या है 0 है, तो Fe इज इक्वल टू क्या होगा, इसका मतलब Fg। तो K डेली स्क्वायर, हमें डेली निकालना बेटा, अपॉन डी स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एच स्क्वायर अपॉन, ठीक है। ठीक है, तो फाइनल फॉर्मूला क्या बनेगा, तो डेल ई स्क्वायर इज इक्वल टू जी एम एच स्क्वायर अपॉन के की वैल्यू थी 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, तो फॉर्मूला क्या दिखेगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू एम एच स्क्वायर। अब जो इसको सॉल्व कर लेगा उसका हो जाएगा। तो भैया के की वैल्यू होती है 9 इंटू 10 पावर 9, तो अब ये हो जाएगा 1 अपॉन 9 इंटू 10 पावर 9, क्योंकि हमने क्या कर दिया है ऊपर डिनोमिनेटर में डाल दिया ना। और एम एच की वैल्यू एम एच की वैल्यू है 1.67 इंटू 10 पावर माइनस 27 किलोग्राम, ठीक है। ऐसे किया जाता है क्वेश्चन। हमें बेटा फिर से वैल्यू के पीछे नहीं भागना है, ध्यान से करना है। तो जाएगा 1.67 इंटू 1.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 27 इंटू 10 पावर माइनस, हमें सिर्फ 10 की पावर से मतलब है, और नीचे क्या है 9 10 टू द पावर, एक जी भी तो है ऊपर, जी मैंने नहीं लिखा, जी के वैल्यू भी लिखो भैया 6.67 10 पावर माइनस 11। अब करो सॉल्व। ठीक है, ये है क्वेश्चन। पहले मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। पहले न्यूमेरिकल वैल्यूज को डिवाइड करके या सॉल्व कर लो। ये 9 के ऊपर ले आ लो, फिर डिवाइड कर लेना और सबसे सिंप्लीफाई करके फिर उसके बाद आपको मिल जाएगा ऑर्डर। एंड इसको सॉल्व करके यू विल गेट अप्रोक्सीमेटली 10 टू द पावर माइनस 37। कितना आना चाहिए ये 10 टू द पावर माइनस 37। तो इसका कौन सा वाला आएगा, इस बार कैलकुलेशन आपको करनी है, पिछली बार मैंने करी थी, ठीक है। 1.67 को आप 16 मान लीजिए, 16 का इसका हो जाएगा 256, ठीक है। और 256 में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 6.6, एक एक हटा दीजिए डेसिमल प्लेस, अप्रॉक्सीमेशन में आ जाएगा, ये जाएगा 1689। उसको डिवाइड कर दीजिए आप 9 है नीचे है ना, 187 आ जाएगा, और फिर 10 की पावर 9 है, उसे डेसिमल प्लेसेस कम कर लीजिए, ठीक है, डिवीजन से, और उसके बाद सिंप्लीफाई कर लीजिए, ठीक, ऐसे करना है। क्योंकि जो भी आंसर आ रहा है अभी ध्यान से नहीं करेंगे, जो भी आंसर आ रहा है वो स्क्वायर में आ रहा है। किस में आ रहा है, स्क्वायर में। ये जो मैंने लिखा है किसका लिखा है, डेल ई का लिखा है, डेल ई का लिखा हुआ है। अब मैंने आपको तरीका एक बार बताया है, फिर से बता ही देता हूँ, देख ही लो यार। देखो, हाँ, इसके ऊपर एक रूट लगेगा, इसकी जो पहली वैल्यू आएगी 1 पॉइंट समथिंग आएगी, 1.8 आएगी, मैं ये एग्जैक्ट बता दे रहा हूँ, 1.87 आनी चाहिए।
उस पर रूट लग जाएगा, उसको हटा दो, जो ऑर्डर वाली वैल्यू है वो 37 का स्क्वायर रहेगा, ठीक है, और उसको आप बाहर निकाल लेंगे तो बचेगा -37। हमें ऑर्डर से मतलब है, ये इतना कठिन है नहीं जितना आप इसको बना लो। मैंने कहा कि के कटा दो, 1.6 के लिए सॉल्व करो, अप्रोक्सीमेशन सॉल्व करना, आंसर हमेशा परफेक्ट आएगा, ठीक है। 1.6 के लिए सॉल्व करो, इसको 6.6 कर लो, कैलकुलेशन कम हो जाएगी, और मैं तो कहता हूँ डेसिमल भी हटा ही लो। 16 का स्क्वायर होता है 256, अगर आप एक यहाँ से हटाओगे डेसिमल तो नीचे आ जाएगा 10⁻², ठीक है, तो 256/10⁻² आएगा, ठीक। फिर उसके बाद आपके पास 6.6 है, उसको भी 66/10 लिख सकते हो, समझ गए। और इसके बाद उन सबको सिंप्लीफाई करोगे, आपको पावर जितनी ऐड होगी स्क्वायर में वो बैलेंस हो जाएगी, और डिवाइड कर लीजिए, 9 से डिवाइड कर लीजिए, सिंपल, ठीक है। जब डेसिमल नहीं रहेगा डिवीजन हो जाएगा, तो ये आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली जो डेल ई की वैल्यू आएगी, जो डेल ई की वैल्यू आएगी वो आएगी अप्रोक्सीमेटली 10⁻⁻30, ये इसका आंसर, ठीक है। आगे बढ़ जाएं। A charge Q is placed at the center of the line joining two equal charges Q. The system of the three charge will be in equilibrium if Q is इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन के लिए एक फॉर्मूला मैंने लिखवाया था, ठीक है। वो फॉर्मूला आपके पास नोट्स में होना चाहिए, इनसाइड आउटसाइड के लिए डायरेक्ट फॉर्मूला लिखवाया था मैंने, उसको आप एक बार देखिए, ठीक है। इनकी पीछे दूरी कितनी ले लोगे, R ले लोगे, ठीक है, सॉल्व कर डालो। चलिए देखिए भाई क्या करना है इसमें, नेट फोर्स क्या है 0, तो किसी को भी लेके सॉल्व कर लो। मान लो 1 से कितना है वो x डिस्टेंस पर है, तो उसको हम लोग इस केस में क्या मान रहे हैं, क्योंकि दोनों चार्ज इक्वल हैं तो दोनों बराबर बल लगाएंगे, तो कितने पे लगाएंगे, जब बराबर दूरी पर रखा जाएगा r/2, एक कॉमन सेंस वाली बात है ये, और ये दोनों आइडेंटिकल है, तो जब दूरी बराबर हो जाएगी, फॉर्मूला होता है KQ1Q2/r², तो KQ1Q/r/2 इधर KQ1Q कैपिटल Q स्मॉल Q/r/2, तभी ना बराबर हो जाएंगे। तो Fnet 0 कब होगा, Fnet on Q will be 0 if Q is placed at r/2, ठीक है। क्या ऐसा कुछ दिया हुआ है क्वेश्चन में, नहीं दिया है तो अपन लिंक कर लेंगे, है ना। तो यहाँ से क्या आ जाएगा भाई, दोनों के वजह से बल जो लगेगा वो अपोजिट डायरेक्शन लगेगा, तो वही यू कैन से F Q। अब इसको करते हैं ऐसे A B और इसको करते हैं C, ठीक है। FCA फोर्स ऑन C ड्यू टू A इज इक्वल टू फोर्स ऑन C ड्यू टू B, ये जाएगा K अपॉन इस वाले से, एक्चुअली मैं इस वाले से तो ये इक्वल हो जाएंगे, प्रूव हो जाएगा, ये नहीं करना है। अपन ये कर सकते हैं, एक को अपन ले लेते हैं, ये मैं कहता हूँ फोर्स ऑन B ड्यू टू C, नेट फोर्स ऑन B ड्यू टू A एंड C विल बी इक्वल टू व्हाट, 0। ये भी तो कर सकते हैं, इससे एक्चुअली मैंने नोटिस किया ये तो दोनों बराबर आ जाएंगे ना, हाँ, फिर हम क्यों करेंगे। तो यहाँ पर मैंने कहा कि एक को दूर वाले ले लो, एक करीब वाले ले लो, है ना, तो ये डिस्टेंस इतनी, ये भी r/2 ही तो होगी, ठीक है। अब हो जाएगा काम। तो अब यहाँ से क्या आ जाएगा, हमें स्मॉल क्यू निकालना था, तो जो एक हमारा कॉमन वाला हो जाएगा और एक हो जाएगा, इसको उठा कर फेंक दो, K कैपिटल Q स्मॉल q अपॉन r/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस K कैपिटल Q स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर, बेटा, ठीक है। एक कैपिटल Q चला गया और यहाँ r²/4 आ जाएगा, और 4 ऊपर चला जाएगा, और K भी K से चला गया, तो ये जाएगा 4 स्मॉल q अपॉन r² इक्वल टू माइनस Q अपॉन r², 4 क्रॉस मल्टीप्लाई आ गया, आना भी निगेटिव चाहिए था, निगेटिव आएगा तभी दोनों खींचेंगे अपनी तरफ, तो ये बैलेंस हो जाएगा। तो आंसर कौन सा वाला सही है, ए ऑप्शन, ए ऑप्शन इज करेक्ट। हो गया क्वेश्चन, आगे बढ़ जाते हैं। अगला जो टॉपिक है वो इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो हम लोग ने इलेक्ट्रिक चार्ज का टॉपिक आज कंप्लीट कर लिया।
इलेक्ट्रिक चार्ज के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ पढ़ लिया, कूलम्ब्स लॉ के जितने भी पॉसिबल न्यूमेरिकल हो सकते थे वो कर लिए। तुमने एक चीज नोटिस कर लियो, कूलम्ब्स लॉ क्वेश्चन आएगा तो लेंदी आएगा, मतलब कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, और कोई चीज इसमें मिली नहीं, एक ही फॉर्मूला था, घूम घूम के लग रहा था। अब वेक्टर का एक क्वेश्चन आएगा तो वेक्टर वाला क्वेश्चन बहुत कम आता है, अगर आएगा तो अपन वो भी कर लेंगे क्योंकि वेक्टर मैंने पढ़ा दिया है। ठीक, चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, अब कंटिन्यू करेंगे कल। थैंक यू। गलत आया सोनाली, आपका गलत आया आंसर, ठीक करिए उसको, ठीक है, आएगा -q/4, ठीक है, थैंक यू।